जी बेटा। तो बेटा हम आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल इनकम यूनिट का चैप्टर लास्ट चैप्टर है और बुक का चैप्टर नंबर 4 मेथड ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर है? तो आज हम इसमें मेथड ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं। और इस चैप्टर की मैं एक ख़ास बात बता दूं कि इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 6 मार्क्स का। क्लियर है? और जो अब की बार, ठीक है ना, टर्म वाइज पेपर हुए थे, लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे टर्म वाइज, उसमें टर्म 2 में ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। क्योंकि पिछली टर्म में 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं थे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 5 मार्क्स में एक नेशनल इनकम का क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है? तो नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा और मैं कहता हूँ कि ये फिक्स है। 6 नंबर आज पक्के कर लो। ठीक है ना? 3 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं, उनमें से एक मेथड हर साल आ जाता है। क्लियर है? और हमें तीनों मेथड इसलिए आने चाहिए। तो चलो नेशनल इनकम का थोड़ा सा मीनिंग मैं बता दूं। नेशनल इनकम का मीनिंग वैसे ऑलरेडी मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी पिछली वीडियोज़ में। फ़िलहाल मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ, लिखा हुआ है इट इज़ द सम टोटल ऑफ, सम टोटल किसका? फैक्टर इनकम का। जो अर्न करता है, कौन अर्न करता है? अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ क्या बेटा, कि जो वो नेशनल इनकम है वो क्या है? सम टोटल फैक्टर इनकम जो अर्न करता है कौन? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है ना? अब मैं बताऊँ तो ये अगर मीनिंग हम इसका ध्यान से देखें तो लिखा है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अगर मैं बताऊँ फैक्टर इनकम क्या होती है, वैसे मैंने बेटा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। फैक्टर सर्विसेज के बदले, ठीक है ना, फैक्टर सर्विसेज के बदले अगर मैं कहूँ, फैक्टर सर्विसेज के बदले जो आपको इनकम मिलती है, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले। फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो आपको इनकम मिलती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, FOP मैंने लिख दिया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो आपको इनकम मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। बात समझ आ रही है? जैसे फैक्टर सर्विसेज आपको पता ही है कि कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज होती है। जैसे लैंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहने का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना? ये सारे हमारे फैक्टर सर्विसेज होती हैं। और फैक्टर इनकम क्या हुई? इनके बदले जो हम पे करते हैं, लैंड के बदले पे करना पड़ता है रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेने के बदले जो हम चीज़ें पे करते हैं इसे कहते हैं फैक्टर इनकम। इन्हें कहते हैं फैक्टर इनकम। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो ये मैं इरेज कर देता हूँ बेटा। ठीक है ना? फैक्टर इनकम पता लग गया बेटा। कॉपी पेन साथ में रख लो अपने पास और साथ साथ नोट डाउन करते चले जाओ। क्लियर है? साथ साथ इसको नोट डाउन करते चले जाओ। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, ठीक है? तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर लिख देता हूँ। ठीक है ना? ये इरेज हो गया। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है? तो जो भी फैक्टर इनकम हमने अर्न की है, तो इंडिया के अंदर अंदर जो फैक्टर इनकम अर्न की है हमारे इस नॉर्मल रेजिडेंट ने, ये नॉर्मल रेजिडेंट है। नॉर्मल रेजिडेंट तो समझते हो ना? लास्ट वीडियो में देखो बेटा, जो इंडिया का निवासी है, रहने वाला है, ठीक है, इंडिया में 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। मैंने ऑलरेडी नॉर्मल रेजिडेंट पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया में जो 1 साल से ज़्यादा रहता है उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट कह देंगे, लेकिन और भी चीज़ें हैं इसमें, वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। क्लियर है? चलो, तो जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो इंडिया के अंदर अंदर जो इनकम कमा रहा है प्लस इंडिया के बाहर जो इनकम कमा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इसको कहेंगे इंडिया के बाहर वाले को, एरिया को क्या कहेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो इंडिया में जो इनकम कमाई प्लस बाहर जो इनकम कमाई, तो दोनों को क्या कहेंगे, ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम। इंडिया में जो इनकम कमाई उसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि इंडिया में कमाई, उसको कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। और बाहर जो कमाई उसको कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFI कह लो। अभी फ़िलहाल वैसे कहते तो हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, ठीक है, फ़िलहाल हम कहते वैसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, क्लियर है, लेकिन फ़िलहाल तुम NFI ही समझ लो, ठीक है ना। चलो, तो इंडिया के, तो हमने पढ़ा कि इंडिया के अंदर जो इनकम कमाई प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो इनकम कमाई, बाहर जो कमाई, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। और ये इनकम किसने कमाई होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट ने, क्लियर है। चलो, ये नेशनल इनकम का छोटा सा मीनिंग हो गया, क्लियर है। तो यही मैंने लिखा था कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो अर्न की है किसने, नॉर्मल रेजिडेंट ने, हमारी कंट्री के, क्लियर है। चलो, ये मीनिंग हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलो आगे आओ बेटा। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका टॉपिक है वो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है ये कि मेथड कितने तरह के होते हैं। तो 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के नेशनल इनकम। कितने मेथड, 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, क्लियर है। तो फर्स्ट वन इज़ वैल्यू एडेड मेथड, क्लियर है, वैल्यू एडेड मेथड। एंड सेकंड वन इज इनकम मेथड, एंड थर्ड वन इज आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड हमारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने जाएंगे वो है वैल्यू एडेड मेथड के बारे में डिस्कस करने हम जाएंगे, क्लियर है। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड, क्लियर है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। तो वैल्यू एडेड मेथड में कहूँ ना, तो वैल्यू एडेड मेथड में अगर मैं कहूँ, इसको एक एग्जांपल से हम समझे बेटा। जैसे एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने क्या करा 200 रुपये लगा के वीट की प्रोडक्शन करी। किसकी प्रोडक्शन करी, वीट की प्रोडक्शन करी। और 200 रुपये लगा के उसने वीट जो बेच दिया वो 300 में बेच दिया। 300 में वीट की प्रोडक्शन कितने में करी, 200 में करी। 200 रुपये लगा के उसने वीट की प्रोडक्शन करी और 300 में सेल कर दिया। क्या कर दिया, 300 में क्या कर दिया, 300 में सेल कर दिया। मैं सेल लिख रहा हूँ इसको। तो इस फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, ठीक है ना, वैल्यू ऐड भी लिखते चले जाओ साथ में बेटा। वैल्यू कितनी ऐड करी, वैल्यू ऐड, इसने वैल्यू ऐड करी 100 रुपीज़ ऐड करी वैल्यू, ठीक है जी। अब इस फार्मर ने जो वीट दिए थे वो किसको दिए थे, बताओ। वो वीट दिए थे किसको, वो वीट दिए थे फ्लोर मिल वाले को। किसको, फ्लोर मिल वाले को, ठीक है ना, फ्लोर मिल वाले को, चक्की वाले को जो आटा पीसता है, क्लियर है। और उसने वो आटा पीस के आगे जो सेल किया वो कितने का किया, पता है कितने का। मान लो उसने जो सेल किया वो 450 का सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया, 450 का सेल कर दिया, क्लियर है। तो इसने फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, बताओ जल्दी बताओ। इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, इसने वैल्यू ऐड करी, फ्लोर मिल वाले ने वैल्यू ऐड करी 150। 300 का इसको मिला था और इसने 450 का सेल कर दिया, तो इसने 150 वैल्यू ऐड करी, ठीक है जी। ऐसे ही आगे जो फ्लोर मिल वाले ने जो आटा दिया पीस के वो किसको दिया, बेकरी वाले को दिया। किसको दिया, बेकरी वाले को, ठीक है जी, बेकरी वाले को। और बेकरी वाले ने क्या करा, ब्रेड बना के
ब्रेड बना के आगे सेल कर दी, ठीक है ना, कितने में, मान लो उसने सेल करी 600 में, ठीक है ना, 600 में आगे सेल कर दी उसने, बेकरी वाले ने ब्रेड बना के आगे सेल कर दी, ठीक है। तो इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, 450 माइनस 600, 150 वैल्यू इसने भी ऐड करी। क्लियर है। तो देखो जो वैल्यू ऐड होती जा रही है और लास्ट में ये शॉपकीपर के पास आ गया, ठीक है ना, मान लो ये शॉपकीपर के पास आ गया, शॉप वाले के पास, और शॉप वाले ने आगे ये जो सेल किया, ये पता है कितने का सेल किया, मान लो उसने सेल किया, मान लो उसने सेल किया 720 का सेल किया, 720 का। तो इस शॉप वाले ने कितनी वैल्यू ऐड करी बताओ जल्दी से मुझे, कितनी वैल्यू ऐड करी, 120 वैल्यू ऐड करी। क्लियर है। तो देखो बेटा जीडीपी क्या होता है, जो ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो वैल्यू ऐड होती जा रही है, इसी को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जीडीपी कहेंगे। क्लियर है। जीडीपी हम क्या कहेंगे, जीडीपी एमपी यहाँ पे इस केस में, कि जो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, इसको जीडीपी एमपी कह लो या वैल्यू एडेड कह लो बेटा। मैं वैल्यू एडेड का मीनिंग बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या होता है, या जीडीपी एमपी भी कह सकते हैं इसको, इसका मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, एक वर्ड आगे रह गया बेटा वो लिख लो, द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन, द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज known as वैल्यू एडेड, इज नोन एज वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का मतलब या फिर जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है वो मैंने बता दिया कि ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे बेटा, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो वैल्यू ऐड होती जा रही हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी एमपी। तो 100, तो मैं कहूँ जीडीपी एमपी अगर कितना हो गया, 100 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 120, तो कितना हो गया 300, 400, 400 प्लस 520, तो जीडीपी एमपी कितना है 520, मैं ये कह सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, क्लियर है। चलो तो बेटा अब मुझे ये बता दो, ये जो वैल्यू ऐड हमने देखी है, ये जो 100 वैल्यू ऐड हुई है, ये जो 100 वैल्यू ऐड हुई है ये कैसे निकली है, तुम ध्यान से देखो ये 100 वैल्यू कैसे ऐड हुई है। देखो फार्मर ने 200 रुपये लगा के 300 रुपये में सेल कर दिया था, तो ये वैल्यू कितनी ऐड हुई, 100 रुपये ऐड हुई। तो ये 100 रुपये कैसे निकला है, 300 माइनस 200, तभी तो ये 200 मैंने यहाँ लिख दिया है कि नहीं, ठीक है, ये 200 मैंने यहाँ लिख दिया और 300 मैंने यहाँ लिख दिया, बात समझ आ गई। तो 300 माइनस 200 करके वैल्यू ऐड आ गई 100, मतलब 100 रुपये वैल्यू ऐड हुई है। तो 300 रुपये क्या था, ये थी सेल, माइनस 200 जो है उसे कहेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, उसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैसे इसको मैं सेल भी नहीं कह रहा हूँ, इसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे, कि जो आउटपुट हमने की, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे इसको, कि जो हमने प्रोडक्शन की है उसकी जो वैल्यू है उसे कहेंगे। तो 300 हमारी क्या है बेटा, 300 है हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, 300 हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस उसमें से क्या कर देंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर हो गया। ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, इधर कन्फ्यूजन सी हो जाएगी आपको नहीं तो, ठीक है ना। तो ये अगर मैं कहूँ 100 कैसे आया था, ये 100 कैसे आया था, ये वाला 100, ये वाला 100 आया था 300, ये 300 का फार्मर ने सेल कर दिया था, माइनस 200 रुपये लगा के ये 100 रुपये हमें वैल्यू एडिशन आई थी। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला बन गया, वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला बन गया, मैं कह सकता हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ये 200 को हम कहेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है ना।
ठीक है। तो वैल्यू एडेड तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, अब मैं दोबारा से मैं वैल्यू एडेड के फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। वैल्यू एडेड फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जो यूज़ होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। चलो, तो वैल्यू एडेड हम कैसे निकालेंगे? वैल्यू एडेड कह लो, क्वेश्चन में वैल्यू एडेड आया तो वैल्यू एडेड कह लो। जीडीपीएमपी भी आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ तो जीडीपीएमपी, या फिर क्वेश्चन में आ सकता है ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो, उसे कहते हैं GVAMP। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा बड़ा ही सिंपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट स्पेलिंग थोड़ी देख लें बेटा, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला याद हो गया है? जी हाँ, वैल्यू एडेड क्वेश्चन में आ सकता है GVAMP आ सकता है या फिर GDPMP, ये तीनों एक ही नाम है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, ये भी बड़ा ध्यान से समझ लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कई बार क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया होता है और कई बार क्या दिया होता है, अनसोल्ड स्टॉक, तो हम अनसोल्ड स्टॉक लिख लेंगे, ठीक है ना, अनसोल्ड स्टॉक। अब बेटा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? कई बार क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक दिया होगा तो वो लिख लेना, अगर चेंज इन स्टॉक दिया तो चेंज इन स्टॉक लिख लेना, ठीक है ना। अब आगे अगर सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेल का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। इंडिया के अंदर जो जितनी तुमने सेल की डोमेस्टिक सेल और बाहर जितनी सेल की एक्सपोर्ट किया, इन दोनों का अगर एडिशन कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? बताओ क्या निकल के आ जाएगी? सेल निकल के आ जाएगी। क्लियर है? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो सेल निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। और ये चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? और जो मैंने ये कहा ना कि अनसोल्ड स्टॉक हम लिख सकते हैं कई बार, तो देखो बेटा अनसोल्ड स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक 0 होगा, तो इसलिए अनसोल्ड स्टॉक उन्होंने दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ है 300 माइनस ओपनिंग स्टॉक 0 होगा। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो सोल्ड नहीं हुआ। क्लियर है? ठीक है जी। तो जब अनसोल्ड स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक 0 है, सीधा ही क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अनसोल्ड स्टॉक को हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बिका नहीं उसे अनसोल्ड ही कहेंगे, उसे क्लोजिंग स्टॉक भी कहेंगे। क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद थोड़े फॉर्मूले से, ठीक है, देख लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू एड, और वैल्यू एड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और सेल कैसे निकलेगी? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। इंडिया के अंदर जो सेल हुई और इंडिया के बाहर जो एक्सपोर्ट किया हमने, वो दोनों सेल को ऐड कर देंगे तो सेल आ जाएगी। अब ना क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में कैसे होगा बेटा? क्वेश्चन में कई बार तुम्हें सेल भी गिवन है 2000 और तुम्हें डोमेस्टिक सेल भी गिवन है 1100। तो इस केस में अगर हमें सेल गिवन है तो हम बेटा यही लेंगे न्यूमेरिकल में, इसको टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक सेल तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना फिर सेल के अंदर, क्योंकि सेल का फॉर्मूला क्या है? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। क्लियर है? तो इस केस में हम डोमेस्टिक सेल नहीं लेंगे। ऐसी सेल अगर दी है, एक्सपोर्ट दिया है, तो हम एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे, जिस सीधे ही अगर सेल गिवन है। बात में आ गई?
चलो इसके बाद देखो ज़रा, इतना हो गया। इतना होने के बाद आप देखो हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात नहीं करी। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में बात कर ली। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है? तो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है? इंटरमीडिएट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड, कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट लगी है उसे क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट कॉस्ट। जैसे इसकी एग्जांपल्स है, रॉ मटेरियल लगा प्रोडक्शन करने के लिए तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या है? इंटरमीडिएट कॉस्ट है। कोई प्रॉब्लम इसमें? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में, ठीक है, इसे इंटरमीडिएट क्या कह देंगे? इंटरमीडिएट कॉस्ट कह देंगे इसे। क्लियर है? अब यहाँ पे वर्ड जो लिखा है कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है उसे हम क्या कह देंगे? इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो बेटा पर एक बात याद रखना कि मशीन्स वगैरह भी हमारी यूज़ होती है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट ये याद रखना कि मशीन वगैरह यूज़ तो होती है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो हमने परचेज ऑफ मशीनरी अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, ये भी तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट में। डज नॉट इंक्लूड इन इंटरमीडिएट कॉस्ट, आईसी लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है? इंटरमीडिएट कॉस्ट में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट नोट इस चीज़ का है कि भाई परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। तो पता है ना कौन से होते हैं? जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं बेटा, मशीनरी वगैरह ये सब। परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, रुक जाओ, परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इन सॉरी इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है ना? परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं फिक्स एसेट के रूप में, तो उन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट में। ठीक है? इंटरमीडिएट कॉस्ट का एक फॉर्मूला भी याद कर लो बेटा, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। डोमेस्टिक परचेज, जो हमने डोमेस्टिक परचेज की, डोमेस्टिकली अपनी कंट्री के अंदर अंदर जो परचेज किया रॉ मटेरियल, प्लस अगर हमने कोई इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी, ये फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है ना? बड़ा सिंपल है। कि थोड़ी सी रिवीजन दे दो छोटा। अब मैं थोड़ी सा रिवीजन पॉइंट करा दूँ आपका जल्दी से, कि सबसे पहले हमने निकालना सीखा वैल्यू एडेड। ठीक है ना? वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है ना? चेंज इन स्टॉक। और सेल कैसे निकालते हैं? सेल में ऐड करते हैं डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। याद है? ठीक है। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर अनसोल्ड स्टॉक भी कई बार होता है, तो अनसोल्ड स्टॉक ही लिख लेंगे, सॉरी अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है ना? तो कई बार क्वेश्चन में ये गिवन होगा तो यही लिख लेंगे। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात कर लेते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन का फॉर्मूला मैंने बताया, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सीधा ही गिवन होगा। इंटरमीडिएट कॉस्ट का एक दूसरा नाम भी है, ये याद रखना, अनदर नेम। ये क्वेश्चन में आता है बेटा, अनदर नेम, और उसका अनदर नेम है सिंगल यूज गुड्स। ठीक है ना? सिंगल यूज गुड्स कई बार आया था, तो वो रॉ मटेरियल ही है। ठीक है ना? पेन प्लास्टिक से एक बार पेन बना लिया, ख़त्म, बस। क्लियर है? तो सिंगल यूज गुड्स को हम रॉ मटेरियल ही कहेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद देखो ज़रा, एक चीज़, 2 मिनट, मैं एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवा दूँ आपको। तो न्यूमेरिकल के लिए ज़रा मैं एक क्वेश्चन इंसर्ट कर लूँ। ठीक है?
हाँ जी बेटा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इंसर्ट कर लूँ, 2 मिनट वेट वेट। चलो, ये रहा क्वेश्चन। तो बेटा इसमें हमने क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है, लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVAMP पूछा है हमसे, GVAMP। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें बताया था ये देखो नाम, मैंने यहाँ पे नाम बताए थे कि नहीं बताए थे, कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसका दूसरा नाम है GDPMP या फिर तीसरा नाम है GVAMP, ये लिखवाया है GVAMP। क्लियर है। तो हमें GVAMP फाइंड करने को ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, तो GVAMP हमें फाइंड करना है। क्लियर है। और GVAMP का या GDPMP या वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देख लो बेटा कितनी, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। होता है कि नहीं होता है, चेंज इन स्टॉक, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो देखें ज़रा, सेल दे रखी है क्या, देखो डोमेस्टिक सेल दे रखी है, तो सेल का भी फॉर्मूला हमें पता है, सेल का फॉर्मूला था डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, था कि नहीं था ये। तो देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है, अब देख लेते पहले। डोमेस्टिक सेल भी दे रखी है और एक्सपोर्ट भी दे रखा है बेटा, तो दोनों को लिख लें ज़रा। डोमेस्टिक सेल कितनी दे रखी है, 200, तो 200 डोमेस्टिक सेल आ गई, प्लस एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट है बेटा 10, एक्सपोर्ट कितना है 10, तो 10, तो सेल हमारी कितनी आ गई 210, 210, तो सेल हम लिख देंगे 210। और चेंज इन स्टॉक के लिए, चेंज इन स्टॉक सीधा ही दे रखा है बेटा, ये देखो चेंज इन स्टॉक -10, तो -10, चेंज इन स्टॉक सीधा ही दे दिया -10, तो 210 में से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा 200। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई बेटा 200, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है, मैंने बताया था सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स ही कहेंगे, तो 200 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी आ गई 120, तो आंसर इज 80। क्लियर है, करोड़। ठीक है, क्योंकि करोड़ में अमाउंट दे रखी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चंस फाइंड कर लेने हैं। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लो, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि एक ही क्वेश्चन करवाया। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लो। ठीक है, 2 मिनट में इसको नीचे लेके जाऊँ बेटा। वेट वेट वेट, इसको और नीचे लेके जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये आ गया, सेट हो गया। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देख लो। ये तो बेटा वही आ गया, रुक जाओ, ये वाला न्यूमेरिकल था वो जो मैंने करवाना था। वेट कर लो, हाँ ये न्यूमेरिकल देख लो। तो इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि बेटा अब क्या कह दिया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि चेंज इन स्टॉक फाइंड करके बताओ। क्लियर है, चेंज इन स्टॉक फाइंड करके बताओ, तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आया था। तो हमें तो अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए, हम ईज़िली कुछ भी निकाल लेंगे। हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है GDPMP का फॉर्मूला होता है, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है, या वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है,
अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, होता है कि नहीं होता है? और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो ये बन गया जीडीपी एमपी का फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है जी। हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक फाइंड करना है हमें, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या बन गया? ये सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगी, है ना? तो जीडीपी एमपी माइनस सेल्स माइनस ये इंटरमीडिएट कॉस्ट उधर जाके प्लस हो जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। तो मैं कह सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बन गया कि चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, जीडीपी एमपी में से माइनस कर दूंगा सेल प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब देखो क्वेश्चन में अगर मुझे सेल्स दे रखी है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो ज़रा। क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, जीडीपी एमपी माइनस सेल्स कितनी है, देखो सेल पहले नंबर पे ही गिवन है 400, तो मैं लिख दूंगा सीधा ही 400 प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट भी गिवन होगी, ये देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है 100 इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। अब सारा फोकस हमारा किस पे हो जाना चाहिए? जीडीपी एमपी पे, कि अगर जीडीपी एमपी हमारी कैलकुलेट हो जाए तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे हमारा आंसर। तो देखो जीडीपी एमपी के लिए हमें दे रखा है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, तो हमें दे रखा है, हमें गिवन क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसको बेटा हम एनडीपी एफसी भी कह लेंगे, ठीक है ना? जैसे ग्रोस वैल्यू एडेड को हम जीडीपी कह रहे हैं ना, ऐसे नेट वैल्यू एडेड को नेट एनडीपी भी कह लेंगे, और एफसी तो है ही है। ठीक है, क्लियर है? हमें ये गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है एनडीपी एफसी कितना गिवन है बताओ? ये एनडीपी एफसी 200 गिवन है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम जीडीपी एमपी फाइंड करेंगे। देखो जी, तुम्हें वो 3 फॉर्मूले याद हैं जो मैंने बेसिक फॉर्मूले लिखवाए थे, कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। याद है तो लिख लो, नहीं याद है तो ये राइट डाउन कर लो बेटा। ये 3 जो फॉर्मूले थे मैंने बताए थे, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन होने हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। थर्ड नंबर पे क्या था, जल्दी से बताओ, थर्ड नंबर पे क्या था? थर्ड नंबर पे था मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो नेट का क्या हो जाएगा, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, उधर जाके माइनस हो गया है। और डोमेस्टिक इनकम का क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम माइनस NFIA। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है जी। और फैक्टर कॉस्ट का क्या हो जाएगा, MP मार्केट प्राइस माइनस NIT। ये 3 फॉर्मूले हमें बेटा हमेशा याद होने चाहिए। क्लियर है? चलो, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास NDPFC गिवन है, तो हमें निकालना है, हमें जो फोकस सारा करना था वो GDP MP पे करना था। तो GDP MP कैलकुलेट कर लेंगे हम। GDP MP इज इक्वल टू, हमें हमारे पास गिवन है NDPFC। फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं पहले। इधर ग्रॉस है, इधर नेट है, तो इधर ग्रॉस है, इधर नेट है, तो प्लस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। क्लियर है? इधर डोमेस्टिक है, इधर डोमेस्टिक है, इसका कुछ नहीं करेंगे। इधर प्रोडक्ट का कुछ नहीं करेंगे। इधर MP है, इधर FC है, तो क्या करेंगे, देखो इधर MP है और इधर FC है, तो NIT को क्या कर देंगे, NIT को क्या कर देंगे, जल्दी से बताओ। NIT को हम क्या कर देंगे, इधर MP है और इधर FC है, तो NIT को प्लस कर देंगे। क्लियर है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, प्लस। तो NDPFC कितना गिवन था बेटा, 200 प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखो ज़रा। डेप्रिसिएशन थोड़ा नीचे ले आए, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2 मिनट मैं क्वेश्चन को नीचे ले आता हूँ जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, देखो ज़रा, ये रहा डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 40, ये रहा डेप्रिसिएशन 40 प्लस NIT कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, याद है किसी को,
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, याद है? ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो देखो इधर ये आ गया 200 प्लस 40 प्लस IT कितना, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है कहीं? इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दे रखा, तो 0 माइनस सब्सिडी दे रखी है बेटा, सब्सिडी दे रखी 10, तो माइनस का 10, तो ये हो गया 240 माइनस 10 इज इक्वल टू 230। तो GDP MP निकल के आ गया हमारा कितना, 230। तो हम GDP MP की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे 230 माइनस 400 प्लस 100 इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, माइनस का 70 आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। ठीक है ना, चेंज इन स्टॉक, इसको सोल्व कर लेंगे तो हम बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 17। क्लियर है? देखो ना, प्लस माइनस माइनस 400 प्लस माइनस माइनस 100, तो 300 हो गया माइनस का, 300 में से 230 माइनस गया, माइनस का 70। क्लियर है? तो मैंने दोनों न्यूमेरिकल करवा दिए जो आने के चांसेस होते हैं इसके बहुत। क्लियर है? आप इसके ट्राई करो वैल्यू एड मेथड के, ठीक है ना। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें से एक 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही आना है एग्ज़ाम में, तो आप पूरा फोकस कर दो इस पर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट मेथड के साथ।